हाय फ्रेंड्स, सीटेट 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी सीरीज है यह पी सीरीज। तो पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम हॉल में। जब आप प्रवेश करेंगे तो आप कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। और हमारा उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर पृष्ठ 1 एवं पृष्ठ 2 पर ध्यान से केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से, यानी ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी एक, लेकिन वह बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे, 5 सेक्शन में होगा और हर एक सेक्शन 30-30 नंबर का होगा। अगर आपने जो चौथा और 5वां सेक्शन होता है उसमें अगर आपने भाषा जो है को हिंदी भाषा को पहला चुना है तो अपने पहला करना होगा, और अगर इंग्लिश को द्वितीय चुना होगा तो वहाँ पे इंग्लिश को द्वितीय। अगर आप संस्कृत और अन्य सब्जेक्ट चुने होंगे तो उसके लिए अलग से पेपर मिलता है। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ भरनी होती है, जो यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है कैपिटल लेटर में, उसके बाद रोल नंबर फिगर्स में और शब्दों में। जैसे मान लीजिए रोल नंबर आपका है 13, 25, 67, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? 1, 3, 2, 5, 6, 7 इस तरीके से लिखेंगे। फिर आइए प्रश्न पे आते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वह पैडागोगी का होता है। पहला प्रश्न ये है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर प्रश्न नंबर 3, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और प्रश्न नंबर 5, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइकोस्की क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों कभी कभी जो है आपको अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी के टर्म्स भी देख सकते हैं। 6, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, वयस्कों, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते, उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है।
8, एक शिक्षक को चाहिए वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। बिल्कुल तुलना जो है नहीं करनी चाहिए, तो यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह नहीं करना चाहिए। अनदेखी जो अगर कोई भी बैकग्राउंड से है उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, फिर सेग्रेशन है, पृथकीकरण, मुख्य धारा शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 2009 जो है वह समावेशी शिक्षा का वकालत करती है। इसमें सभी बच्चों को, जो चाहे वह मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे बच्चा फिजिकली विकलांग हो, सबको जो है एक ही स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह किसके द्वारा? तो यह जो है समावेशी शिक्षा के द्वारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? प्रतिभाशाली, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें सही है। पहला का डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। फिर दूसरे का ए, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए यहाँ से लर्निंग डिसेबल क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। थर्ड का बी और फोर्थ का सी। अब क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। पूरा नियंत्रण करना भी गलत है। ठीक है। वे पाठ्यपुस्तक के दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ये भी गलत। याद करना तो जो है इस समय जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है ही नहीं। वे सैमपट पर अध्यापकों के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी नहीं होगा। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पहले और भी देख लेते हैं। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे को प्रश्न पूछने देना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत। पूछने से रोकना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सामर्थ्य सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थ एवं स्मरण, यह होना चाहिए। देखिए कंठस्थ और स्मरण को जो है ये जो है एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार, और ये चीज़ें कि बच्चा किसी चीज़ को मेमोराइज कर ले और उसको रिकॉल करे, यह चीज़ें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 14 का फर्स्ट यह है।
नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अब क्वेश्चन नंबर 15, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। यह ऑप्शन हो सकता है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ये ऑप्शन नहीं होगा। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, यह भी नहीं होगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, यह भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, यह बिल्कुल नहीं है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, यह हो सकता है, ठीक है। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए, तो इनमें और इनमें अभी ये भी सही हो सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यह तो गलत है। अब इनमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है कि अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह वाला थर्ड वाला सही होगा। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेनी चाहिए। नहीं, मूल्यांकन जो है वह शिक्षण का एक भाग होना चाहिए और मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए सतत। CCE का यही मतलब है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये हो सकता है। केवल नंबरों का तो कोई महत्व नहीं होता है, इसमें ग्रेड बेस कहता है कि अगर बच्चों को ग्रेड देना चाहिए, ना कि नंबर देने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यह भी गलत है। तो यह 17 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं, देखिए यह ऑप्शन हो सकता है, यह नहीं होगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए, केवल जानकारी ही अधिगम का हिस्सा नहीं है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, यह भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है वह है ऑप्शन नंबर 1। अब 19 नंबर का क्वेश्चन, नीचे लिखी गई स्थिति किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब देखिए ऑप्शन, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यह ऑप्शन हो सकता है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, यह नहीं होगा। और आनुवंशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, यह ऑप्शन भी नहीं होगा। आनुवंशिकी एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, यह ऑप्शन नंबर जो होगा इसका वह 1 सही होगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, यह नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा का अवसर प्रदान करके, देखिए यह हो सकता है, लेकिन अभी आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, कंठस्थीकरण नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन
गलत है। बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखकर प्रोत्साहित करके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह 4 सही होगा। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ट्रेडिशनल परंपरागत विधि बिल्कुल नहीं होगा। लर्नर सेंटर्ड मेथड अधिक ये नहीं होगा। अधिगमकर्ता केंद्रित यही ऑप्शन जो है इसमें जो लर्नर होगा उसी से वही जब केंद्र पे होगा तो ही हमारा जो है बच्चा स्वयं सीख सकता है। यानी 21 का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुबुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार एवं अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो बिल्कुल परिवार है। 23 का 1। सबसे पहले जो बच्चा होता है वह परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से उसका समाजीकरण होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है। अब यह ऑप्शन गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती यह भी नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। जेंडर है एक जैविक निर्धारक, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, एक सामाजिक संरचना। 26 निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 26 का 1, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रश्न नंबर 27, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। 27, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों, यह नहीं होगा, और सक्रिय अन्वेषणों के यानी एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। 29, लेव वायगोस्की के अनुसार एक अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। बिल्कुल 29 का 1 जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, विचारों की अंतुक्रमणीयता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो अगले वीडियो में जो है आगे के पार्ट्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।